कैसा महसूस कर रहे हैं? मौसम कैसा है? घर में सब ठीक हैं? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एफएम रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं स्कूल स्टूडेंट था, हमारे घर में एक टेप होती थी। मतलब ये ईयर 2000 की बात है, 2005-6 की बात है। मैं स्कूल में पढ़ता था और हमारे घर में एक टेप होती थी और उस पे एफएम रेडियो चला करता था। और तो कुछ था नहीं, तो रेडियो सुना करते थे। तो उन दिनों डीजे आरजे के बड़े शशके होते थे। बड़े लोग ईमेल्स करते थे, कॉल्स करते थे सारा। तो कभी कभार वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। जिंदगी में वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। इंसान ने सोचा भी नहीं होता। 10 15 20 साल पीछे जाके हम लोग जब देखते हैं तो 180 डिग्री पे हमारी जिंदगी तब्दील हो रही है। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है, इंसान को जबरदस्ती तब्दील करके रख देता है। लेकिन यस, हमें इस मुआशरे ने अनफॉर्चुनेटली एक न सिर्फ बहुत मटीरियलिस्टिक बना दिया, बल्कि एक जो फिक्र माश है, एक पैसा कमाने को, अच्छी मुलाजमत को आपकी एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया। जब आप इस चीज में आते हैं, फिर आप जिंदगी के 60 सालों तक यू कैनट कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। और फिर आप सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल कहाँ पे जाया कर दिए। लेकिन हमारी कंट्री में तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह और अस्तगफुरुल्लाह भी पढ़ना चाहिए कि इतनी अनसर्टन कंडीशंस हैं कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है मेरा, बहुत अच्छा गुजारा होता है। आज तक जिंदगी में अल्लाह पाक ने इतना करम किया, कभी किसी चीज की कमी पेशी नहीं हुई। लेकिन हमेशा एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है कि यार कुछ ना कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। और मैंने बड़े लोगों से बात करके देखी, एवरी पर्सन इज हैविंग अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इन माइंड। ये जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है ना भाई, ये इस मुआशरे ने आपको दिया है। ठीक है, आई कैन 100% श्योर 103 लोग मेरी क्लास लेते हैं, 103 के 103 लोगों के माइंड में एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है कि यार नौकरी ना मिली तो क्या करेंगे। और जिनके पास नौकरी है, यार नौकरी खत्म होगी तो क्या करेंगे। यार कोई बीमार हो गया तो क्या करेंगे। यार खानदान में कोई फोत हो गया तो क्या करेंगे। ये जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, ये अनप्रोडक्टिव माशरों में होता है। तो एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, यार पैसे खत्म हो गए तो क्या करेंगे। यार तनख्वाह महीने से पहले खत्म होगी तो हम क्या करेंगे। यार कोई बीमारी हो गई तो हम क्या करेंगे। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, एंड एग्जैक्टली ओजा फातिमा, एग्जैक्टली ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी जो है, ये सबसे बड़ा हर्डल है फोकस करने में। ये सबसे बड़ा हर्डल है कंसिस्टेंसी में। ये सबसे बड़ा हर्डल है डिटर्मिनेशन में। इन सब चीजों की वजह से हमें शॉर्ट टर्म बेस चाहिए। हम जल्दी कुछ करना चाहते हैं। हम लगाना कम चाहते हैं अपनी जात के ऊपर, हम सेविंग ज्यादा करना चाहते हैं। हम लोग 10-10 लाख रुपए सेविंग्स रखना चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पर बीमार हो जाए तो 10 लाख रुपए एक दिन में उड़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो अक्सर ये शुक्र करता हूँ कि ये खुदा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह की जात हमारे साथ है। जब हम कुटते हैं, तकलीफ उठाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, किसी बात पे तंग होते हैं, तो आखिर में क्या कहते हैं, यार अल्लाह है ना, अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह देख रहा है ना। ठीक है, मैं आपको गरीब आदमी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गरीब आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। मेरा बड़ा दिल कुड़ता है इस मुआशरे में। गरीब होना एक गाली है इस मुआशरे में। लोग आपको आपके कपड़ों से, आपकी गाड़ी से,
आपके ओहदे से पहचानते हैं। ठीक है, आप जब किसी इंसान से जाते हैं ना, तो वो सबसे पहला सवाल आपसे क्या करता है, बेटा आप क्या करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लट से मेरे वाले साहब का नाम मंजूर है। अच्छा अच्छा, आप मंजूर साहब के बेटे हैं, बेटा आजकल क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा, क्या करते हैं आप। पीपल आस्क दिस क्वेश्चन ताकि वो डिसाइड कर सके आपके ओहदे के मुताबिक कि आपको कितनी इज्जत देनी है। पीपल आस्क दिस क्वेश्चन ताकि वो डिसाइड कर सके आपके ओहदे के मुताबिक कि आपको खाने में घर की पकी हुई दाल ही देनी है या बाजार से खाना ला कर देना है। लोग ये सवाल पूछते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपको किन प्लेटों में खाना देना है। आई एम सो सॉरी, आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। मैं ये बातें करता हूँ, मेरा मकसद मुआशरे की नेगेटिविटी या वो करना नहीं है। मेरा मकसद है आपको वो चीजें बताना जो आपकी लाइफ को स्टक करती हैं, ताकि आप इन चीजों के खिलाफ खड़े हो सके। ठीक है, मुझे पता है आप सब फेस करते हो ये चीजें। तो ये चीजें आपके सामने मैं इसलिए बयान करता हूँ ताकि पहले आपको महसूस हो कि आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन यू आर फेसिंग, और फिर मैं उस चीज के ऊपर आप लोगों को लेकर चल सकूं और इस चीज से आपको बाहर निकाल सकूं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो इसलिए अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, आप कामयाब हैं या नाकाम हैं, ये आपने डिसाइड करना। आपका लेवल क्या है, ये आपने डिसाइड करना। आपको एक कहानी सुनो। एक बार एक शहद की मक्खी की एक शहद की मक्खी की एक कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, भू भू करता है, जहां पे कूड़ा करकट गंद नजर आता है वहां पे जाके बैठता है। ठीक है, उसे कहते हैं काला, काला, काला पूंड। सुना होगा आप लोगों ने नाम। ठीक है, ठीक है। तो एक बार शहद की मक्खी की उस काले पूंड से दोस्ती हो गई। तो शहद की मक्खी ने उसको कहा कि यार क्या तुम हर वक्त कूड़ा करकट पे, गंद पे बैठे रहते हो, इतनी स्मेल आ रही है। हाँ, क्या करते हो, ये देखो गंद पे बैठे हो तुम, नशा चढ़ा हुआ है तुम्हें स्मेल का। ऐसा करो, सुबह सुबह मेरे साथ जागो, मैं तुम्हें बाग में लेके जाती हूँ, फूलों की सैर करवाती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि बाहर की और फूलों की खुशबू कैसी है। तो वो जो मस्त पड़ा था, उसने कहा ठीक है चलेंगे। तो सुबह सुबह शहद की मक्खी ने उसको जाके जगाया और उसको लेकर बाग में चली गई। खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, खुशबुएं चारों तरफ बिखर रही हैं, सूरज की हल्की हल्की किरणें ओस के ऊपर पड़ रही हैं, फूल तरोताजा है, खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, अब शहद की मक्खी उसको एक बार गुलाब के फूल पर लेकर गई, चमेली के फूल पर लेकर गई, डिफरेंट फूलों पर लेकर गई। घूमते 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 शाम हो गई। तो जब शाम हुई और शहद की मक्खी और काला पूंछ दोनों वापस आए, तो शहद की मक्खी ने कहा बताओ, कहाँ तुम्हारी इस गंद और कूड़ा करकट की स्मेल, और कहाँ मेरे खूबसूरत फूलों और बागात की खुशबू। तो मुझे बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। तो उस काले पूंछ ने कहा है, उन फूलों से खुशबू आ रही थी। शहद की मक्खी ने कहा कमबख्त, पूरे का पूरा बाग उस खुशबू में महक रहा था और तुम्हें खुशबू नहीं आ रही थी। तो काले पूंछ ने कहा मुझे तो खुशबू नहीं आई। तो शहद की मक्खी ने कहा क्यों नहीं आई। तो जब वो काले पूंछ ने यूं नाक ऊपर करके दिखाया ना, दैट वॉज फिल्ड विथ फिल्थ, वो गंद और कूड़ा करकट से भरा हुआ था। वो इतना भरा हुआ था कि दैट फिल्थ वॉज ब्लॉकिंग फ्रेग्रेंस टू रीच हिज माइंड, कि वो खुशबू उसके दिमाग तक पहुंची ही नहीं, वो महसूस ही नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल इन दिस सोसाइटी। नेगेटिव पीपल, अब जब उनसे बात करते हैं, वो अफसुर्दा बातें करते हैं, वो नेगेटिविटीज की बातें करते हैं। ठीक है, वो कम हौसला होने वाली बातें करते हैं। आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है।
ये लोग आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वो आदमी जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, अगर आप उस आदमी से जाकर डिस्कस करेंगे व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ, यू आर नेवर गोना गेट अ वाइज एडवाइस। वो जिस तरह खुद नेगेटिव है, वो जिस तरह खुद अनप्रोडक्टिव है, वो जिस तरह खुद अनसक्सेसफुल है, वो कभी भी आपको ना तो अच्छा मशवरा दे पाएगा और ना वो चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इस मुआशरे में अक्सरियत नेगेटिव माइंडेड लोगों की है, अक्सरियत अनप्रोडक्टिव लोगों की है, अक्सरियत उन लोगों की है जो मनफी हैं। तो खुद को इस मुआशरे के असर से निकालिए। अगर आपने आगे बढ़ना है तो खुद को इस मुआशरे के असर से निकालिए। मुआशरे को अपनी जात पर, अपनी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज मत होने दीजिए। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप कामयाब हैं या नाकाम हैं, ये डिसाइड आपने करना है। किसी तीसरे आदमी को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए। किसी इंसान को अपने ऊपर कंडीशंस इंपोज मत करने दीजिए। आपका फ्यूचर क्या होगा ये आप जानते हैं, आपकी सक्सेस क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? As I have my own way to teach, brother. I can move with my own way. I hope you will understand. I can move as I feel comfortable. ठीक हो गया यहाँ तक? चलें जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब्दुल हमीद आखिर में लेंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी, मैंने पढ़ लिया आपका क्वेश्चन। तो जनाब इस तरीके से आपने अपनी पहली गिग कंप्लीट कर ली। अब अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप पहली गिग कंप्लीट कर लोगे, पब्लिश का बटन दबाओगे, तो एक ऑप्शन आएगा कि यू नीड टू टेक अ इंग्लिश टेस्ट, बेसिक इंग्लिश लर्निंग टेस्ट, और उसके बाद इट मीन देयर इज सम इशू। हाँ जी, कौन कौन से बच्चों ने कल इंग्लिश की टेस्ट को अटेम्प्ट किया एंड दे हैव पास्ड इट, बता सकते हैं मुझे? दैट्स सो ग्रेट। इसका मतलब है कि दे हैव चेंज द प्रोसेस, वेरी राइट, बिल्कुल फिट हो गया, मसला ही हल हो गया। तो कितने बच्चों की गिग पब्लिश हो गई है जी? अरे क्या बात है भाई साहब, वेरी नाइस वेरी नाइस, फास्ट गोइंग बच्चे, फास्ट गोइंग। कोई इशू नहीं है, यू हैव दिस वीक, आपके पास संडे तक का टाइम है। देखो, गलत करने से बेहतर है आराम से सही करो। चीज 2 दिन 3 दिन लेट हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेट हो जाना मसला नहीं है, चीज गलत हो जाना भी मसला नहीं है, चीजें गलत होती हैं। समझ आ रही है?
अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखिए कि जिंदगी में पहली बार कभी भी चीज 100% नहीं होती। आप बेशक मुझे डिट्टो कॉपी करें, आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज छोड़ जाएंगे जो आपको "ओह, ये मैंने क्या कर दिया"। ठीक है। तो मिस्टेक्स होती हैं, हमसे भी होती हैं, आप नए हो, पहले एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको, जी जी अब्दुल हमीद, कर लेते हैं आपका मसला। अगर आपको ये लगता है कि आप पहली अप्रोच में 100% परफेक्ट चीज बनाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या क्या होगा, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गया, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, होता है। तानिया, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द PNG images फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है आपको। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमैन परफेक्ट। जब आप अगेन करेंगे, आपको इशू आ रहा है, आप इमेज उठाती है, उसके पीछे बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है। तो अब ये चीजें प्रैक्टिस से खत्म होती हैं, ट्रस्ट में। ठीक है, एक टाइम आएगा, यू विल डूइंग दिस थिंग, आपको तस्वीर देख के पता चल जाएगा इसका बैकग्राउंड है या नहीं है। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इन चीजों से नफरत नहीं करनी, भागना नहीं है, इनको बस मोहब्बत करनी है। ठीक है तानिया, वेरी नाइस। मेरा जब पैसे आएंगे तो अकाउंट का भी बता देंगे, अभी तो पैसे ही नहीं आए, अकाउंट का कैसे बताएं। तो अभी जरा चिल करें थोड़ा सा। तो गिग पब्लिश करें, आपके पास संडे तक का टाइम, आराम से करें, कोई टेंशन नहीं। आपके पास संडे तक का टाइम है, लेकिन संडे से लेट नहीं करना आपने। पहली गिग है, देन हमने लेक्चर्स भी मूव करना है। फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह आई वांट कि मैं एसईओ पे मूव कर जाऊं। आई वांट कि फ्रॉम मंडे मैं एसईओ पे मूव कर जाऊं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि हम टाइमली चीज़ों को कवर कर सकें। सबसे पहले मैं एसईओ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिलीवर करूंगा। जब आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ जाएंगे, देन आई विल मूव टू द डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है। तो हम अब स्किल लर्निंग की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप मैक्सिमम मंडे तक सारे काम करें। अब अगर आप मुझे लटकाएंगे कि सर ये चीज़ दोबारा करवाएं, वो चीज़ दोबारा करवाएं, तो फिर प्रॉब्लम्स बनेंगे, फिर मुझे कराना पड़ेगा, मैं लेट हूँगा। ठीक है। तो जब मैं लेट हूँगा तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है। तो टेक योर टाइम, यू हैव अ टाइम टिल संडे। अच्छा, अब आपको याद हो जब हमने कैटेगरीज की बात की थी, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि कैटेगरी में डाटा के अंदर जो सब कैटेगरी है, इंस्टेड ऑफ डाटा एंट्री आप अदर सेलेक्ट करें। क्या सिलेक्ट करें? अदर सेलेक्ट करें। ठीक है। क्यों कहा था? मैंने कहा था वक्त आया तो आपको बताएं। तो उसकी रीजन ये थी कि अब अगर आप यहाँ मोर पे क्लिक करें, मोर पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बाय रिक्वेस्ट का, नजर आ रहा है आप सारों को? अगर आप बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। मुझे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरा ये जो प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो रिस्पॉन्स रेट है वो 60% से कम है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट शो नहीं है। यहाँ पर आपको डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। अब बायर रिक्वेस्ट क्या है जी? देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। फाइवर कैसे काम करता है? फाइवर पे आप अपनी ऊपर अपनी गिग बनाते हो, कस्टमर आता है, कीवर्ड सर्च करता है, आपकी गिग सामने आती है, वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। इफ यू आर ऑफरिंग द सेम सर्विस विच द कस्टमर इज लुकिंग फॉर, तो वो आपकी ऑफर एक्सेप्ट करके आपको ऑर्डर दे देता है। ये सारी चीज आपको पता है? सारी चीज आपको पता है? ठीक हो गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स दिस हैपेंस कि जो
बायर है, उसके पास टाइम नहीं है ज्यादा। बायर हैज नो मच टाइम, नंबर वन। या बायर को ये नहीं पता कि उसने जो अपना काम करवाना है वो एग्जैक्टली किन सेलर से करवाना है, कि बायर ने जो अपना काम करवाना है वो एग्जैक्टली उसने किस सेलर से करवाना है, हु इज द राइट पर्सन हु विल डू दिस वर्क। तो ऐसी सिचुएशन में बायर क्या करता है, बायर प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है। बायर जो है वो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है। नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट? बायर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको पोस्ट कर देते हैं कि यार मैंने ये काम करवाना है, इतना इतना मेरा बजट है, ठीक है। इतना इतना मेरा बजट है, ये काम मैंने करवाना है, और वो इस रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देता है, ठीक है। वो जब इस रिक्वेस्ट को पोस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं बायर रिक्वेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, बायर रिक्वेस्ट। अब बायर रिक्वेस्ट क्या है कि एक बायर है, अब दो रीजन हो सकती हैं, या तो उसके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि वो डिफरेंट गिग्स को देखे, उनको मैसेजेस करे। आवाज आ रही है सारों को? यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि वो डिफरेंट सेलर्स के पास जाए, उनको मैसेज करे, उनसे बात करे, कम्युनिकेशन करे, एंड देन वो डिसाइड करे उसने ऑर्डर किसको देना है। उसके पास टाइम नहीं है। जब उसके पास टाइम नहीं है तो व्हाट ही डू, वो क्या करता है, वो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है, ठीक है। अब वो जब प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट पोस्ट करता है तो वो जो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट है, उस प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसे काम कितना चाहिए, वो कितना बजट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, और उसको कब तक चाहिए काम, उसको कब तक चाहिए काम, तीन चीजें। और उसकी बेस पे वो प्रोजेक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है। तो जो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट पोस्ट होती है वो आपको बायर रिक्वेस्ट में शो होती है। अब रीजन ये है, इशू ये है कि फाइबर के ऊपर जब आप एक सब कैटेगरी पिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास अक्सर बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होती। लेकिन जब हम अदर्स सेलेक्ट करते हैं, अदर्स, तो हमारे पास जो बायर रिक्वेस्ट हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब आप वो तमाम लोग जिन्होंने अदर में करके गिग पब्लिश की है, मुझे बताएं आप लोगों के पास बायर रिक्वेस्ट शो हो रही हैं? अदर्स में जाएं। अब समझ आया? अब अगर आप अदर में डाटा एंट्री करते तो फिर इस तरह ना होता। सब देखें, शाबाश। जब तक आपकी गिग एक्टिव नहीं होगी तो आपको बायर रिक्वेस्ट कैसे शो हो सकती है? गिग पब्लिश करनी है तब आपको बायर रिक्वेस्ट शो होगी। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट क्योंकि मैंने अदर करवाई है, अगर मैं अदर ना करवाऊं तो आपको बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होंगी जब तक आप कुछ ऑर्डर्स नहीं कर लेते। जब आपके कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, ठीक है, 3 4 5 10 15 20 ऑर्डर्स, तो फिर आप अपनी सब कैटेगरी को डाटा एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है।
जब आप अपनी सब कैटेगरी को डाटा एंट्री करेंगे देन आपको 100% रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। लेकिन क्योंकि अभी आपने सब कैटेगरी को अदर किया हुआ है तो अदर में आपको सारी गिग्स रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट रेलिवेंट शो नहीं होंगी। लेट से आपको 10 शो हो रही हैं, शायद एक रेलिवेंट हो, शायद 2 रेलिवेंट हो, शायद 3 रेलिवेंट हो। जो 3-4 रेलिवेंट हैं उनके ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, उनके ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो याद रखिए आपको वहां पे, अब मेरे पास वो तो नहीं है ऑप्शन, मेरे पास तो शो नहीं हो रही। सबसे पहले आपको बायर की रिक्वेस्ट शो हो रही होगी, ऐसे शो हो रही है बायर का नाम और नीचे रिक्वेस्ट शो हो रही है कि उसने काम क्या करवाना है। देख रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले बायर रिक्वेस्ट में आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो बायर है उसको काम क्या कराना है आपसे, उसका मसला क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। याद रखिए अगर आप कस्टमर के प्रॉब्लम को समझ जाएं तो समझें कि ये 40% पहले ही कंप्लीट सॉल्व हो गया। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि दोबारा मैं आपको चीज बता रहा हूं कि अगर आप अपने कस्टमर की या बायर के मसले को समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मसला ऑलरेडी 40% सॉल्व हो गया। मेन ट्रबल कहाँ पे आती है? मेन एक्चुअल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, मेन एक्चुअल इश्यू को अंडरस्टैंड करने में। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो जब आपने कस्टमर के मसले को समझ लिया तो समझें कि आपका मसला 40% सॉल्व खुद ब खुद हो गया। ठीक हो गई ये चीज? ठीक हो गई? जब आपने मसले को समझ लिया देन आपने देखना है इसका सोल्यूशन क्या है। सम टाइम हमें सोल्यूशन नहीं आता होता लेकिन इंटरनेट के ऊपर बहुत आसानी से हमें सोल्यूशन मिल जाता है। कोई इशू नहीं, समरा हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखिए जिनको बायर रिक्वेस्ट शो हो रही है, सबसे पहले बायर ने अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट की होती है जिसमें वो बताता है कि उसे मसला क्या है या उसको क्या चीज करवानी है। मसले का मतलब ये नहीं होता कि, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि उसके पेट में दर्द है या उसकी कुछ चीज खराब है। एनीथिंग कस्टमर वांट यू टू डू इज अ प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कहता है मैंने वेबसाइट बनवानी है तो ये भी कस्टमर का प्रॉब्लम है। कस्टमर कहता है कि मैंने एसईओ करवानी है, ये भी प्रॉब्लम है। कस्टमर कहता है मैंने आर्टिकल लिखवाना है, सो वी कैन से इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर जिसको वो आपके जरिए सोल्यूशन लेना चाहता है। ठीक है, तो कस्टमर का रिक्वेस्ट होगी, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना है। वो कह रहा है नीड अ प्रोफेशनल एसईओ टू हेल्प ऑप्टिमाइज ऑल आवर पॉडकास्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब and help sort out tags and anything else that is improving and gaining a more engaging audience। वो कह रहा है कि यार देखो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और मुझे उसके लिए प्रोफेशनल एसईओ करवानी है और अपनी जो वीडियोस है ना उनको ऑप्टिमाइज करना है, उनके टैग्स डालने हैं, ठीक है, ताकि मुझे मैं ज्यादा अच्छी ऑडियंस को इंगेज कर सकूं। ठीक है, यू विल बी गिवन अ फुल एक्सेस, हेयर इज द लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल। अब उसने ये डिटेल्स दे दी। ठीक है, अब आप इसको ओपन करके एक बार देख सकते हैं। याद रखिए मोस्टली लोग स्टार्ट में बायर रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स देते हैं। ये उसका चैनल है, एक नजर डालिए चैनल के ऊपर ताकि आप उसको रेलिवेंट मैसेज कर सकें। ठीक है, ये है जी चैनल जिसमें वो मेंटल हेल्थ के ऊपर, बैक और लॉकडाउन और फर्स्ट थॉट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स जिन पे वो बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा गो थ्रू करें तो पहली चीज है कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। आपने कस्टमर का प्रॉब्लम देखना है
समझना है कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज आपको शो हो रही होगी कि कस्टमर को कितने दिनों में ये काम आपसे करवाना है, 7 डेज। तीसरी चीज वहां पे आपको शो हो रही होगी कस्टमर का बजट क्या है, कस्टमर आपको कितने पैसे पे कर सकता है फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे लिखा है $50। और फोर्थ ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा बिड्स का। बिड्स का मतलब ये है कि आपके अलावा कितने लोग इस बायर रिक्वेस्ट पे प्रपोजल भेज चुके हैं। बिड्स का मतलब ये है कि आपके अलावा कितने लोग इस बायर रिक्वेस्ट पे प्रपोजल भेज चुके हैं। तो अगर वहां पे 30 लिखा है तो इसका मतलब है कि अभी आपसे पहले 30 लोग, 30 people have sent a request on this order, have sent a proposal on this order। समझ आ गई? अ, देखो, ईमेल्स कलेक्ट करने के काफी तरीके हैं। हम गूगल पे भी देख लेते हैं, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। जरा ना गूगल पे ना जरा चीजें सर्च किया करें। ये ले, ये लिखें। तो नहीं कहा हुआ ना कि अगर 30 लोगों ने प्रपोजल भेजे तो अल्लाह ने उन्हीं को ऑर्डर देना है? कहा हुआ है अल्लाह ने। आप एक दिन में 10 प्रपोजल्स भेज सकते हैं, तो भेजी। ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्या होगा? ये देख रही हैं? सॉरी, हाउ टू एक्सट्रैक्ट होगा ना, हाउ टू फाइंड होगा। ये देखें, ये आप लिखिए हाउ टू फाइंड कंपनी ईमेल्स फ्रॉम गूगल। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें थोड़ा सर्च करें, बाकी इंशाल्लाह आई विल शेयर, आई विल ट्राई टू गेट मोर स्टफ एंड शेयर विद यू इंशाल्लाह। एक्सट्रैक्ट ईमेल्स आपने देखना, आपने देखना हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईमेल्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास काफी ये सब वीडियोस देखिए। इकरा, इट्स नॉट द ओनली ऑर्डर, आगे भी आपके पास आएंगे। आपने दो क्यूरीज यूज करनी है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईमेल्स और हाउ टू स्क्रैप ईमेल, स्क्रैप, स्क्रैप ईमेल। ठीक है इकरा, समझ आ रही है? मैं भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अच्छा अब इकरा, आपने एक काम करना है। आपकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी ना, जो भी आप लर्न करेंगी, आपने इन फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट उसको ग्रुप में भी शेयर कर देना। ठीक है? ठीक है इकरा। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स और हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं इस चीज में इकरा के साथ। एक दो और स्टूडेंट्स जो कि वॉलंटियर करना चाहते हैं टू डू दिस स्टफ, हाशिर है और
रमीना है, ठीक है, 2-3 काफी हैं। ईमेल कलेक्शन के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ईमेल कलेक्शन के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखिएगा। क्रोम की एक्सटेंशंस भी हैं, देखो ईमेल एक्सट्रैक्टर है एक एक्सटेंशन, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है। ये भी आपको हेल्प आउट करती है। आपके पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर आकर आपसे कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क में जितने डेंटिस्ट हैं उनकी ईमेल्स चाहिए जो अवेलेबल हैं गूगल पे। आपके पास एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आता है, वो कहता है मुझे यूएसए के जितने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं उनकी ईमेल्स चाहिए, उनके फोन नंबर चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी गो ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट्स एंड वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इट्स सो इजी टू डू। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, ठीक है। जैसे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईमेल्स फ्रॉम वेबसाइट, आपने ये लिखा, आपके सामने एक्सटेंशंस भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी, आर्टिकल्स भी आएंगे। इनको पढ़ें, चीज़ों को पढ़ना शुरू करें अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। याद रखिए, जो चीज़ आप खुद रिसर्च करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं वो आपको सारी लाइफ नहीं भूलता, ठीक है। जैसे देखो, कोरा पे क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, लोगों ने क्वेश्चंस पूछे होंगे। अब ये देखो, ये एक आर्टिकल पढ़ा है, 19 बेस्ट ईमेल एक्सट्रैक्टर्स, ठीक है। लेट से आप 5, 7, 10 सॉफ्टवेयर को यूज करें, आपको पता चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा सोल्यूशन देता है, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रिजल्ट देता है। ये सब चीजें पता चलती हैं। देखो अब hunter.io है, ईमेल ड्रॉप है, इनमें कुछ फ्री है ये भी। डाटा नाइज इंसाइडर है, ये भी फ्री है। discover.ly है, ठीक है। और बिटली है, पर ये प्रीमियम हो जाते हैं, ये भी फ्री आ गए पे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर देखो, लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लोगों ने आंसर किए हुए हैं, देखें। अब वो कह रहा है कि यू कैन यूज ईमेल एक्सट्रैक्टर विच इज अ गूगल क्रोम एक्सटेंशन, क्या गूगल क्रोम की एक्सटेंशन ईमेल एक्सट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। फिर एक दूसरा क्या बता रहा है कि जिस वेबसाइट से ईमेल उठानी है उस पर जाओ, राइट क्लिक करो, जैसे राइट क्लिक करके देखो व्यू पेज सोर्स आ रहा है, व्यू पेज सोर्स करो, कंट्रोल एफ करो ईमेल। जैसे देखो मैंने इस पेज पे देखने को ईमेल शो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, व्यू पेज सोर्स, ये मेरे सामने पेज सोर्स आ गया, फिर सामने क्या आ गया, पेज सोर्स आ गया। मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल। तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे ईमेल दी हुई है। वैसे इस पेज पे ईमेल दी हुई नहीं होगी, बाकी पेजेस पे दी हुई, ठीक है। एट द रेट भी आप डाल के देख सकते हैं। ये देखें जी, एक ईमेल आपके पास आ गई, जो एट द रेट ऑफ, देख रहे हैं, एक ईमेल आपके पास आ गई, samaritans.org। इसी तरह ये देखिए, आसरा हेल्प लाइन एट द रेट ऑफ yahoo.com। देख रहे हैं आप लोग, तो ये तरीके आप डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से यू विल गेट द वेज
अब ये देखें यहाँ पे कोर्स ने टूल बताया ग्रो मी ऑर्गेनिक का। अब ये चीजें ट्राई करें। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो बिल्ड हो। ठीक है, अब वो यहाँ पे डिफरेंट वेब एप्स का बता रहा है आपको, देख रहे हैं आप लोग, समझ आ रहा है कुछ? अब आप जो 4-5 लोग हैं जो इस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, आई वांट यू टू डू, डॉक्यूमेंट बनाओ, देन आप 4-5 लोग आपस में डिस्कस करो। आपस में जब आप लोग डिस्कस करोगे ना, आप लोग अपनी लर्निंग एक दूसरे शेयर करोगे, तो आप 4-5 लोगों के पास ईमेल फाइंडिंग की एक्सपर्टीज आ जाएंगी। उसके बाद आप उसका एक डॉक्यूमेंट बनाओ एंड शेयर दैट डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका फायदा हो सके। याद रखिए, जिंदगी में ये कभी मत सोचिएगा कि हाय हाय अगर आपने शेयर कर दिया तो बाकी लोग ऑर्डर आ जाएंगे, हमें नहीं आएंगे। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको एसईओ क्यों पढ़ाता? अगर मेरे 5,000 स्टूडेंट्स हैं या 10,000 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अभी तक एसईओ पढ़ाई है और उनसे फाइवर पे अकाउंट्स बनवाए हैं, तो इसका मतलब है कि आई गॉट 10,000 कंपेटिटर्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को वो सब कुछ सिखा के जो मैं खुद काम करता हूँ मैं अपने कंपटीशन पे लेकर आ गया हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे काफी स्टूडेंट की गिग्स मेरे से ऊपर हैं, दे आर गेटिंग मोर ऑर्डर्स देन मी। लेकिन रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, ये कुदरत का कानून है, और इस चीज को आप विटनेस कीजिए। मेरा आपसे चैलेंज है कि आप अपने गांव में दूर दराज इलाकों में जाके देखिए कि वो कुएं जिनसे लोग पानी नहीं पीते वो खुश्क हो चुके हैं, और वो कुएं जिनसे लोग रेगुलरली पानी पीते हैं, बारिश नहीं भी हो रही ना, उनमें पानी खत्म नहीं होता। ये अल्लाह करीम का निजाम है। दूसरा, दूसरी चीज आप देखिए, अगर आपके घर में एक फल का दरख्त लगा हुआ है ना, ठीक है, और उस फल के दरख्त की आधी टहनियां बाहर गली में जा रही हैं, आपके घर से बाहर जा रही हैं, तो आप देखेंगे कि 70% फल आपके घर की बाहर वाली साइड पे लगता है, 15-20-30% फल आपके घर की अंदर वाली साइड पे लगता है। और बाहर वाली साइड अगर आपका घर के सामने गली है और उस गली वाली टहनियों पे जो फल लगता है, अल्लाह उन टहनियों को इतना झुका देता है कि उस गली से गुजरने वाले बच्चे भी उसको तोड़ के खा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती इसकी रीजन क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने बेतहाशा दरख्तों को देखा, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा कि आपके घर में एक दरख्त लगा हुआ है और आपके घर का दरख्त आधा बाहर गली में और आधा अंदर है, तो आपका 70-80% फल जो है वो बाहर वाले दरख्त टहनियों पे लगता है जो गली में है। और वो टहनियां इतनी झुक जाती हैं कि स्कूल के बच्चे वापसी पे जाते हुए फल तोड़ तोड़ के खाते हैं। ये अल्लाह का कानून है। हमारे साथ वाली गली में एक शख्स के घर में आम का दरख्त था। जब ये इस मौसम में तेज हवाएं चलती थी ना, तो वो आम ऊपर से गिरते थे और हम लोग नीचे से उठाते थे और खुश होते थे। हम बच्चे थे उस टाइम। यकीन मानिए, हवा चलती थी और इतना आम गिरता था कि हम एक आम उठा रहे होते थे, दूसरा सर में आगे लगता था, एंड इट वाज अ वेरी फन एक्टिविटी फॉर अस। ठीक है, और उस फल दरख्त पे फल इतना लगता था कि पत्ते कम और आम ज्यादा नजर आते। लेकिन जैसे उन लोगों ने वो घर छोड़ा, नए लोग उस घर में आए, तो वो शख्स बड़ा स्ट्रिक्ट था। जैसे हवा चलती थी वो शापर लेके बाहर आ जाता था, बच्चों को गालियां देता था। यकीन मानिए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस दरख्त के ऊपर फल लगना खत्म हो गया। इतना काम हो गया कि गिना चुना फल नजर आता था। ठीक है, फिर उस शख्स ने जब घर चेंज किया और नया शख्स आया, मैं बेसिकली वर्क एंड में रहता हूँ, तो वर्क एंड में सरकारी घर होते हैं, जैसे आप रिटायर्ड होते तो अगला बंदा आ जाता है। तो उस घर में जब तीसरा बंदा आया तो उनका रवैया कदरे बेहतर था, वो इतना इशू नहीं बनाती थी, तो फल की मिकदार दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। ये वो चीजें जो मैं अपनी आंखों से देखी, विटनेस में आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जो कुछ आता है लोगों को सिखाना शुरू कर दें। ठीक है, आपको जो कुछ आता है, समझ आ रही है, आप उसको बांटना शुरू करें। याद रखिए, अल्लाह इस चीज का मुताज नहीं है कि अगर तानिया ने लैला को बता दिया या लैला ने आमना को बता दिया, ठीक है, तो लैला को काम नहीं मिलेगा या आमना को काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता।
किसको कौन सा काम देना है, क्या मुझे बताइए। बायर एक फाइबर पे आता है, वो तानिया को भी मैसेज करता है, अनीस को भी मैसेज करता है, महमूदा को भी मैसेज करता है, अरसलान को भी मैसेज करता है। ठीक है, तो क्या अगर अल्लाह की मर्जी है कि वो अरसलान को ऑर्डर दे, तो क्या बायर अल्लाह की मर्जी के बगैर, ऑर्डर दिए बगैर जा सकता है? ठीक है, बेशक जनाबे वाला 30,000 लोग फाइबर पे सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप नई गिग बनाते हो, अगर अल्लाह को यह मंजूर है कि ऑर्डर्स आपको मिले, तो क्या दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है आप? ठीक है, तो इसलिए जब आप अल्लाह की रजा के लिए नेक नियत और खलूस के साथ लोगों की हेल्प करते हैं, तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठाइए कि अल्लाह करीम आपके लिए बेहतरीन रास्ते ओपन करता है। ठीक है, इसलिए आपस में एक प्रोडक्टिव रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाएं। देखो, कामयाब होना चाहते हो ना, तो किसी बंदी की उंगली पकड़ लो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना, और अगला रास्ता मुश्किल है, आप आगे लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन ट्रबल्स आ रही हैं, तो एक और परेशान बंदे की उंगली पकड़ के उसको अपने साथ चलाना शुरू कर दो। अब जैसे उस बंदी की उंगली पकड़ के आप अपने साथ चलाना शुरू कर दोगे ना, तो इस वजह से बिकॉज यू आर हेल्पिंग अ गाय, अल्लाह आपके रस्तों की मुश्किलें आपके लिए आसान कर देता है। इस चीज पर अपना यकीन रखें। ठीक है, और अल्लाह की रिस्क की तकसीम जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके घर में सेब पड़े हैं ना, सेब एप्पल्स पड़े हैं, तो अपने घर में एक सेब को अपनी जेब में डालिए, घर से निकलिए और सोचिए कि आज ये सेब किसके नसीब में अल्लाह ने लिखा है। तो मिलते मिलते आप किसी ऐसे शख्स से जाकर मिलेंगे और आप उसको सेब ऑफर करेंगे, और वो सेब खाएगा जिसको शायद आपने पिछले 1 साल से सोचा भी ना हो। और फिर आप बैठ के सोचिए किस तरह आपके घर से वो सेब उठा, कहाँ कहाँ से गुजरता, किधर किधर पहुंचता, किस शख्स तक जाके पहुंचा। ये मेरी अल्लाह की तकसीम है, तो अल्लाह की तकसीम पे यकीन रखिए और इस एडवाइस को दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां पे स्टक होते हो और अगला रास्ता मुश्किल है ना, किसी इंसान की उंगली पकड़ के उसको साथ चलाना शुरू कर दो, उसकी वजह से अल्लाह पाक वो रास्ता आसान करेगा। तो ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद जो है वो ये है कि आप लोगों ने, क्लास फेलोज ने मिल के चलना। अगर मुदसरा ने मदरसा कहने लगा था, मुदसरा ने एक रिसर्च की और उसने फाइंड आउट किया कि अच्छा तरीका ईमेल्स फाइंड करने का ये है, एंड इफ शी शेयर दैट इन द ग्रुप, तो इंशाल्लाह शी विल गेट द ऑर्डर बिकॉज ऑफ दिस गुड डीड। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं करता। रिमेंबर वन थिंग, आई हेट सच पीपल जो चीज छुपाते हैं, जो कीना परवर होते हैं, जो चाहते हैं कि अगला बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए। आई हेट सच पीपल। ठीक है, तो आपकी छोटी सी फाइंडिंग है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, ठीक है, कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू है, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करके ग्रुप में डालें। आई एम गारंटीइंग यू कि अल्लाह आपको उस चीज में सक्सेसफुल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ाएगा। आज वो लोग जो मेरी इस एडवाइस को याद रखेंगे, अ टाइम विल कम इन देयर लाइफ कि मुझे कॉल करके या मैसेज करके कहेंगे सर हमें इससे फायदा हुआ। तो बायर रिक्वेस्ट में मोस्टली जो बायर रिक्वेस्ट आ सकती है आपके पास, वो ईमेल कलेक्शन की आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं आप लोगों से डॉक्यूमेंट शेयर करूँ, सब कुछ करूँ, आई वॉन्ट के आप तमाम लोग आपस में मिलकर इस चीज को लेकर चलें। अच्छा, तो बायर रिक्वेस्ट होगी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, जो इररेलीवेंट बायर रिक्वेस्ट होगी उसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी भी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर हमने प्रपोजल कैसे भेजना है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ये माइंड में रखिएगा। रानी देखो, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे बताओ न्यूयॉर्क में जितने डेंटिस्ट हैं ऑनलाइन की इमेज निकाल के दो। तो अब आप गूगल में जाओ, डिफरेंट तरीके हैं। आप यहाँ पे लिखती हो न्यूयॉर्क डेंटिस्ट, लेट्स ईमेल लिख दो, देखते हैं क्या होता है।
ये देखें, ये वेबसाइट पड़ी है आपके पास zoominfo.com, इसको ओपन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखें उनका जॉब टाइटल, लोकेशन, एड्रेस तक मिल गया। अगर आप ईमेल पे क्लिक करें, जूम इन्फो इंस्टॉल करके देख लें। ठीक है, यहाँ से यू विल गेट सम आइडिया। फिर ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके, अब यहाँ से जाके आप ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सोर्स में जाऊँ, सॉरी, पे सोर्स में जाऊँ, क्या मैं देखता हूँ कि क्या लाजमी नहीं है कि हर तरीका हर जगह पे इफेक्टिव हो। जर्नली ईरानी, जर्नली आपने गूगल पे देखना है किस तरीके से, कौन कौन से तरीके हैं ईमेल स्क्रैप करने के। एट द रेट सर्च करें, ईमेल सर्च करें। खैर इस तरह आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। बाकी आप ईमेल एक्सट्रैक्टर को, आई नो आप लोग थोड़ा सा बैठेंगे तो आप लोग ऐसा कमाल का डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि आ मजा जाएगा। ठीक है, शेयर विद एवरीवन। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, अब बायर रिक्वेस्ट भेजने का तरीका क्या है? याद रखिए कि बायर रिक्वेस्ट में, इसको क्या हो गया है, चलिए मैं आपको बायर रिक्वेस्ट का दिखाता हूँ। ये ओपन हो गया जी डॉक्यूमेंट। इसको मैंने यहाँ से बंद किया। अब यहाँ पे वी हैव डिफरेंट वेज, वी हैव डिफरेंट वेज जिस तरह हम बायर रिक्वेस्ट पे अपनी ऑफर भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मेरा है, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है मुझे फलाना मसला आ रहा है, आई एम फेसिंग फलाना इशू, आई एम हैविंग फलानी ट्रबल। तो सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो, उसके प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। जैसे कस्टमर कहता है जी मेरी वेबसाइट का पेज जो है वो ओपन नहीं हो रहा, तो आप फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के जा कहते हो डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है। ठीक है, और डॉक्टर आपकी बात सुनने बगैर आपको पैनाडोल लिख के दे देता है। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, दूसरे डॉक्टर आपको कहते हो मेरे सर में दर्द है। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपका एक प्रॉपर चेकअप करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चनिंग करता है, और उसके बाद वो आपको कहता है कि अच्छा तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हें भूख भी नहीं लग रही। अब जब वो दो तीन ऐसी बातें करता है जो रेलिवेंट हैं, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई इसने मेरे मसले को डायग्नोज कर लिया है। तो जब आपको यकीन हो जाता है कि इस बंदे ने मेरे मसले को डायग्नोज कर लिया है, उसकी दवाई को इस्तेमाल करते हुए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो एज कंपेयर टू दैट डॉक्टर जिसने आपके मसले को प्रॉपरली डायग्नोज किए बगैर आपको दवाई देती। तो इसी तरह वो सेलर जो कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम को डायग्नोज कर ले,
उसको ऑर्डर देते हुए कस्टमर इज मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू द सेलर जिसने उसके मसले को प्रॉपरली डायग्नोज नहीं किया। तो अब आपने उसके मसले को डायग्नोज किया है या नहीं किया, ये तब पता चलता है ये तब पता चलता है ये तब पता चलता है जब आप कस्टमर को बताते हो कि हाँ भाई हमने तुम्हारे मसले को समझ लिया, यानी आप एक या दो लाइन जैसी लिखते हो कि जिससे कस्टमर को समझ आ जाए कि आपने उस मसले को वाकई समझ लिया है। सो इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, 1 और 2 लाइन्स, व्हाट आई रिकमेंड कि आप कस्टमर के प्रॉब्लम को रिपीट करो, या कस्टमर के प्रॉब्लम का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है आप उसके ऊपर बात करो, ताकि कस्टमर शुड नो दैट यू हैव डायग्नोज्ड हिज प्रॉब्लम, आपने उसके मसले को समझ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम कस्टमर के प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी वेबसाइट का पेज नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, ये इन इन रीजन की वजह से होता है। इससे पहले भी आई हैव गॉट सच प्रोजेक्ट्स जिनमें कस्टमर के मसला मैंने फिक्स किए हैं, तो तुम्हारा भी इन्हीं में से कोई ना कोई मसला होगा। सो होपफुली आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू फिक्स योर प्रॉब्लम। जब आपने कहा ना कि तुम्हारा मसला ये है और ये इन 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 रीजंस की वजह से हो सकता है, तो उसने कहा कि अच्छा ये मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, दैट इज सो गुड। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ गई? प्रॉब्लम एक्नॉलेजमेंट की समझ आई है? यहां तक समझ आई है? अच्छा, जब आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया, तो उसके बाद आता है प्रपोज द सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रपोज द सॉल्यूशन। अब आप उसको बताते हैं कि तुम्हारा मसला ये है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे सॉल्व करूंगा। याद रखिएगा, कभी भी हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कस्टमर को नहीं बता देते। अगर हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कस्टमर को बता देंगे पहले ही ऑर्डर दिए बगैर, तो वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके मजे करेगा, वो आपको ऑर्डर ही नहीं देगा, तो फिर फायदा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि इस मसले का हल ये है कि आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स में जाएं, और सेटिंग्स में जाकर वहां पे एक ऑप्शन है रीस्टोर पेज का। आप जैसे रीस्टोर पेज के बटन पे क्लिक करेंगे आपका पेज हल हो जाएगा। अब आपने प्रपोजल में अगर सोल्यूशन दे दिया तो कस्टमर जाएगा सेटिंग्स में, वो करके आपको वो ऑर्डर नहीं देगा। तो हम उसको हिंट्स देते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व योर इशू। हम कहते हैं कि दिस माइट बी दिस रीजन। ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, मेरी ये अप्रोच होगी। ठीक है, एंड दिस वे आई कैन फिक्स योर इशू, जिससे कस्टमर को ये पता चल जाए कि हाँ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल्यूशन, यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि इस मसले को कैसे सॉल्व करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ठीक है, फिर आफ्टर प्रपोज द सोल्यूशन के बाद आ जाता है वाई मी, वाई आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि देखो, जो आपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, सॉल्यूशन को प्रपोज किया, a lot of people other than you have already done this all। ठीक है, समझ आ रही है? तो बात यह है कि भाई वाई एम द राइट पर्सन, अगर पहले 15 लोग तुम्हें
एक प्रपोजल भेज चुकी है, देन व्हाई यू शुड गिव मी ऑर्डर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हम थोड़ा सा बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने इतने सिमिलर प्रोजेक्ट्स किए हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अप्रोच। व्हाई मी, यानी मैं कैसे काम करता हूँ, विच इज प्रोडक्टिव। व्हाई माई अप्रोच, यानी मेरा काम करने का तरीका क्या है। मेरा काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। समझ आ रही है। वाई आई एम द राइट पर्सन फॉर जॉब, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसमें आता है अप्रोच। आपकी अप्रोच क्या है, ठीक है। व्हाट इज माई अप्रोच टू डू दिस वर्क। इसमें आप स्पेसिफिकली अप्रोच की बात करते हैं कि हाउ प्रोडक्टिव एंड इंपॉर्टेंट इज माई अप्रोच टू डू दिस थिंग, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, यहां तक कंफ्यूजन तो पहले मुझे बताएं। अब जो चौथी चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी प्राइस एंड टाइम। एंड पे आप सिंपली बता देते हैं कि सारे काम का मैं पैसे कितने चार्ज करूंगा और टाइम कितना करूंगा। याद रखिएगा कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लोग अन्य वाह भेजी जा रहे हैं, बायर रिक्वेस्ट अन्य वाह भेजी जा रही है। जब तक आपको चीज की बेसिस का नहीं पता, या उन पैरामीटर्स का नहीं पता जिनकी बेस पे आपने कुछ करना, तो आप सही काम नहीं कर सकते। इसलिए ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, इनको समझा करें, इनको लिखा करें अपने पास। जो पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं बायर रिक्वेस्ट का तरीका ये है कि आप बायर रिक्वेस्ट ओपन करें, और कस्टमर की रिक्वेस्ट के आगे एक बटन होगा सेंड रिक्वेस्ट का, उस पर क्लिक करें, एंड दिस वे यू कैन सेंड अ बायर रिक्वेस्ट। दिस इज व्हाट यू फाइंड ऑन गूगल। बट हाउ टू राइट अ बायर रिक्वेस्ट, व्हाट शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ द बायर रिक्वेस्ट, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ आए, किसी को कंफ्यूजन है। सबसे पहले एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, नंबर 2 propose the solution, number 3 why me, why I'm the right person for this work, ठीक है। एंड देन आपकी प्राइस, एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता। जब सब लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन वाई मी और प्राइस टाइम भेज रहे हैं, कस्टमर पढ़ता है, वो आपकी सोल्यूशन देखता है, प्राइस देखता है, वो डिसाइड करता है देना नहीं देना, देना नहीं देना, देना नहीं देना। लेकिन एक बड़ी टेक्निकल टिप आपको दे रहा हूं कि कस्टमर से एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछिए जिसके बारे में कस्टमर को लगे कि हाँ यार इसका जवाब देना तो बहुत जरूरी है, हाँ यार इसका जवाब देना तो बहुत जरूरी है। कस्टमर से ट्राई टू आस्क सच अ टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द कस्टमर प्रॉब्लम, कि जिसके बारे में कस्टमर को लगे कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, इस एस्पेक्ट से तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो होता क्या है कि कस्टमर जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता है ना, तो आपकी और कस्टमर की कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। जब एक बंदा आपकी दुकान पे आके पूछ लेता है ना कि भाईजान ये जो सामने कपड़े टांगे हुए हैं इसकी प्राइस कितनी है,
तो वहां से आगे निगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब एक बार कस्टमर आपके इनबॉक्स में आ जाता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो यू गेट अ वे टू टॉक विद द कस्टमर डायरेक्टली। तो जब आप डायरेक्टली कस्टमर से सवाल करते हो, जवाब करते हो, सवाल करते हो, जवाब करते हो, तो आपके पास एक मौका आ जाता है टू एंगेज द कस्टमर। अब होगा क्या, कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं देता, लेकिन बात तो करता है ना। जब वो आपसे बात करता है तो आपका कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड होता है, और अगर आपकी बातों में आ जाता है तो ऑर्डर देके चला जाता है, और जब ऑर्डर देके जाता है तो आपके मजे बन जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं? उठाएं पूरा इंटरनेट आज गूगल, और ये आखिरी पॉइंट मुझे निकाल के दे दें, मान जाऊं मैं आपको। रानी सैंपल्स मैंने देने हैं आप, अपनी प्रैक्टिस से सीखे रानी। हर इंसान का तरीका अलग हो सकता है। कोई कंफ्यूजन जी? ये आखिरी चीज ट्राई कीजिएगा, आज का टेक्निकल क्वेश्चन, ये चीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन? रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन से क्या हो सकती है, देखो, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सच सिमिलर क्वेश्चंस। अब वो डिपेंड करता है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, ठीक है? लेट्स से कस्टमर कहता है कि माई वेबसाइट क्रैश व्हेन आई ओपन इट क्रोम। अब कस्टमर ने ये कहा, कस्टमर ने क्या कहा, मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाती है जब मैं ओपन करता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ, दिस माइट बी a compatibility issue. Can you confirm me? Have you checked it on Mozilla and Soft Edge? अब ये कस्टमर कहता है जी, मैं जैसे अपनी वेबसाइट खोलता हूँ तो मेरा वेबसाइट सर्वर, मेरी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, तो वेबसाइट ब्राउजर पे खोलता है। तो मैंने पूछा कि भाई ये ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू भी हो सकती है। अब मैं कस्टमर की सोच एकदम दूसरी तरफ ले गया। कस्टमर सजी साइड सोच रहा था, मैं उसको खब्बी साइड ले गया। मैं उसको एक उस साइड पे ले गया जिसके बारे में कस्टमर ने सोचा ही नहीं, और मैंने कस्टमर को टेंशन में डाल दिया। तो मैंने कहा भाई ये ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू भी हो सकता है। क्या तुमने मोजिल्ला और फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी देखे हैं? नाउ आई एम डैम श्योर कस्टमर इस क्वेश्चन का लाजमी आंसर करेगा। जब कस्टमर इस क्वेश्चन का आंसर करेगा तो कस्टमर मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा। तो कस्टमर जैसे मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा तो कस्टमर मेरे पिंजरे में आ जाएगा, लेकिन पिंजरे का दरवाजा खुला होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने ऐसा पूछना है जो कस्टमर अभी सोच भी नहीं रहा, और आप क्वेश्चन पूछ सोच के वो नई टेंशन में पड़ जाए कि ओ माय गॉड, ये चीज तो मैंने सोची नहीं यार, ये रीजन भी हो सकती है, हालांकि वो रीजन ना भी हो एक्चुअली। ठीक है। हिफ्जा, हमारे पास अक्सर ऑर्डर्स आते हैं जिनमें क्लाइंट से कहते हैं कि हमें ईमेल्स को स्क्रैप करके दो, गेट ईमेल्स फॉर अस, हमें ईमेल्स फाइंड करके दो। समटाइम्स हमारे पास ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं।
वी कॉल देम ईमेल स्क्रैपिंग। यहाँ तक सब क्लियर है? चलें जी, गुड हो गया। अच्छा, अब एक और चीज आपको बताता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। मंडे से जरा तैयार होके आइएगा। अच्छा, हमारे पास एक और ऑप्शन है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स का अब जनाबे वाला एनालिटिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको एक चीज बताता चलूं कि हर महीने की 15 तारीख को हर महीने की 15 तारीख को आपकी फाइवर एवेल्युएशन होती है। क्या होती है? फाइवर एवेल्युएशन होती है। और उस एवेल्युएशन के बाद या तो आप प्रोमोट होते हो या आप डीमोट होते हो, या आप प्रोमोट होते हो या आप डीमोट होते हो। हर महीने की 15 तारीख को आपकी एवेल्युएशन होती है, एंड आफ्टर दैट एवेल्युएशन या तो आप प्रोमोट होते हो या आप डीमोट होते हो। अच्छा, अब जब आपको चार चीजें बताना चाह रहे हो, याद रखिएगा। अब जब आप न्यू सेलर है, जब आप अकाउंट बना रहे हो, आप न्यू सेलर है। आप क्या है? न्यू सेलर है, न्यू सेलर। ठीक है, आप क्या है? न्यू सेलर है। ठीक है, क्या है आप? न्यू सेलर हैं। तो जब आप नए सेलर होते हो तो आप अप टू 7 गिग्स बना सकते हो। कितनी गिग्स बना सकते हो? 7। और 14 दिन बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपको क्लियर होती है, यानी अब आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, जो 14 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। जब आप 60 दिन पुराने होते हो, जब आपकी अकाउंट 60 डेज ओल्ड है, यानी इट्स बिन 2 मंथ्स यू आर वर्किंग ऑन फाइवर, आपने मिनिमम 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हो और आपने मिनिमम $400 कमाया हो, एटलीस्ट 60 डेज पुराना अकाउंट, कम से कम 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, और $400 आपका बिजनेस है। ठीक है, तो अब सिर्फ ये 3 चीजें हैं, ये हैं, और फिर 60 दिन पुराने, कम से कम 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, मिनिमम $400 रेवेन्यू जनरेट किया। आपकी जो रेटिंग है, रेटिंग क्या होती है? जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो ना, तो आपका क्लाइंट आपको रिव्यू देता है आउट ऑफ 5। मैक्सिमम रिव्यू कितना है? 5। मिनिमम कितना है? 1। तो आपकी आउट ऑफ 5 मिनिमम रेटिंग अगर 4.7 है, मिनिमम रेटिंग कितनी है? 4.7 है। मिनिमम रेटिंग कितनी है? 4.7 है। रिस्पॉन्स रेट का मतलब है कि क्लाइंट ने आपको मैसेज किया तो आपने कितनी देर में रिप्लाई किया। उस बेस पे अगर आपका मिनिमम 90% है या 90 से ऊपर होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीशन रेट, कि आपको जो ऑर्डर मिले, 10 ऑर्डर मिले, उनमें से कितने आपने कंप्लीट किए और कितने ऑर्डर्स कैंसिल हुए। आपका कंप्लीशन रेट भी मिनिमम 90% होना चाहिए। ऑन डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब यह है कि कितने ऑर्डर्स आपने टाइम पे डिलीवर किया। यानी अगर 24 आवर्स में डिलीवर करना था, तो क्या आपने विद इन 24 आवर्स डिलीवर किया या नहीं? ठीक है, तो ये सारे काम करने के बाद और आपको कोई वार्निंग नहीं मिली,
याद रखिएगा, फाइवर आपको सिर्फ 3 वार्निंग्स देता है। अगर आप 10 साल भी काम कर रहे हैं तो फाइवर आपको सिर्फ 3 वार्निंग्स देता है, पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग और तीसरी वार्निंग पे आपका अकाउंट सारी जिंदगी के लिए बैन हो जाता है। अगर आपको लास्ट 30 डेज में कोई वार्निंग नहीं मिली और ये सारे मेट्रिक्स आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप लेवल 1 सेलर बन जाओगे। जब आप लेवल 1 सेलर बन जाओगे तो आपको 10 गिग्स मिल जाएंगी और आप पेमेंट 14 दिनों में आप 10 गिग्स बना सकते हो। फिर अगर आप कम से कम 4 महीने लेट हो, आपने 50 ऑर्डर कंप्लीट किए और आपकी अर्निंग $2,000 हो जाती है और बाकी चीजें सारी सेम है, तो आप लेवल 2 सेलर बन जाते हो और आप टोटल 20 गिग्स बना सकते हो। और उसके बाद अगर आप कम से कम 6 महीने पुराना अकाउंट है, आपने 100 ऑर्डर कंप्लीट किया मिनिमम और आपने $20,000 जनरेट कर लिया है, तो फाइवर आपको मैनुअली पिक करता है टॉप रेटेड सेलर के लिए। और अगर आप टॉप रेटेड सेलर हो तो आप 30 गिग्स बना सकते हो, 30 गिग्स। ठीक है, तो इन मेट्रिक्स की समझ आई। तो अब ये देखो, हर महीने आपका एनालिसिस होता है। अब मेरा सब कुछ ठीक है इस अकाउंट पे, मैं इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता, लेकिन रिस्पॉन्स रेट मेरा कितना कम है, 67%। अब जैसे ये 90% होगा तो मेरा ये अकाउंट लेवल 1 सेलर हो जाएगा। मेरा ये अकाउंट लेवल 2 सेलर है, लेकिन क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता तो ये डीमोट होता होता लेवल 0 सेलर हो गया है। तो अब अगर मैं ये भी कंप्लीट कर दूं तो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को इंशाल्लाह मैं लेवल 1 सेलर हो जाऊंगा और अगले महीने की 15 तारीख को मैं लेवल 2 सेलर हो जाऊंगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो इन तमाम चीजों को मेंटेन रखना पड़ता है। सब कुछ समझ आ गया? सब कुछ समझ आ गया? 100%? कोई कंफ्यूजन? छोटी मोटी चीजें समझ नहीं आती, चिल करें, खुद आ जाएंगी वक्त के साथ। ठीक है, छोटी मोटी चीजें समझ नहीं आती, जाने दें। हिफ्जा देखो, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और वो आकर कहते हैं कि हमें फलानी चीज के बारे में ईमेल्स ढूंढ के दो। उन्होंने प्रमोशंस करनी होती हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरी एक कंपनी है, मैं नकली दांत बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ढूंढ के दो, न्यूयॉर्क में जितने डेंटिस्ट हैं सबकी ईमेल्स ढूंढ के दो। आप मुझे ईमेल्स ढूंढ के दोगी तो मैं उनके ऊपर ईमेल्स करूंगा कि भाई मैं ये नकली दांत बनाता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे से खरीदो। तो प्रमोशंस के लिए, मैसेज के लिए, मार्केटिंग के लिए लोग ईमेल्स चाहते हैं। तो लोग आपको कहते हैं हमें ईमेल्स ढूंढ के दो। तो आप जो भी उनकी डिमांड होती है उससे रिलेटेड उनको ईमेल्स ढूंढ के देते हैं, वो आपको पैसे देते हैं, गिव यू मनी फॉर दिस थिंग। ठीक है, समझ आ गई आपको? आ गई समझ? गुड। यहां तक को कंफ्यूजन है तो बताएं जी। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, जो अब्दुल हमीद का मसला आ रहा है, सुल्तान अब्दुल हमीद का जो मसला आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सुल्तान अब्दुल हमीद देखो, माइट बी आपने गलती से बटन दबा दिया, आपको ना पता चलो। अब्दुल हमीद है हमारे साथ? अब्दुल हमीद है? देखो, फाइवर सेलर सपोर्ट, फाइबर हमें सपोर्ट देता है जिसे हम सेलर सपोर्ट कहते हैं, जिसके थ्रू हम फाइबर से कांटेक्ट करके अपने मसाइल बता सकते हैं। अगर आप कहते हो कि आपने पहली बार अप्लाई, आपने जैसे क्लिक ओपन किया और इससे पहले आपने टेस्ट नहीं दिया, यू आर सीइंग दिस एरर, तो इट मींस दिस माइट बी अ प्रॉब्लम। तो आप सेलर्स में जाओ। जब आप सेलर्स में जाओगे तो आप देखो आपको मसला किस चीज से आ रहा है। लेट्स से सेलर हब है, गिग पॉलिसीज है। लेट्स से आप सेलर हब पे चले जाओ। इसमें नहीं है आपका मसला।
गिग पॉलिसीज में चले जाओ, एग्जैक्टली गिग पॉलिसीज में जाना, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको मसले नहीं आ रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है सबमिट अ रिक्वेस्ट, नीचे एक बटन आ रहा होगा सबमिट अ रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक कह रहे हो, वो कह रहे हैं भाई मसला सिलेक्ट करो, इशू क्या है आपका, तो आपका इशू है ऑर्डर इशू गिग, गिग रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है। वो कह रहे हैं इशू किस गिग के साथ है, आई एम अनएबल टू गिग में जाओ, या बेशक रिपोर्ट अ बग में चले जाओ, गिग से रिलेटेड बग है, या बेशक आप गिग में चले जाओ, गिग में जाके यहाँ पे मैसेज लिखो, डिटेल्स लिखो, और स्क्रीनशॉट अटैच करके उनको बताओ कि पहले मैंने अटेम्प्ट नहीं किया बट आई एम फेसिंग दिस इशू, ठीक है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अब टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर खुदा ना करता आपका टेस्ट कैंसिल भी हो जाता है दोनों दफा, तो हल निकाल लेंगे हम, है ना, किस लिए हैं यार, क्यों टेंशन की बात करते हो। ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो चिल करो जरा, परेशान नहीं होना। जी आयशा शाहिद, ऊंचा ऊंचा बोलना है, जिस तरह घर में ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, और अम्मी जी कहती हैं सर। चुप कर जाओ, मोहल्ले वाले सुनोगे तो बदनामी होगी, वो क्या कहेंगे, होता है ना ऐसे सारों घर में, उतना जी उतना सर। ऊंचा अस्सलाम बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर कैसे हैं आप? मैं फिट, अल्लाह का शुक्र। ओके सर। सर मुझे ना थोड़ा सा पीछे जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मैं आज अकाउंट मैंने स्टार्ट किया है, वो थोड़ा सा इशू था, इंजरी की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी, क्लासेस नहीं ले सकी, एक दो चले तो वो मेरा मिस शुक्र हुई है। है। जी अब सर। ठीक है आप जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बताएं। जी सर। सर मुझे पूछना था, सर मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट है ना, मतलब पीपीटीज, पीडीएफ, एमएस वर्ड, इन सब में मैं यूनिवर्सिटी में बहुत इस पे काम किया, तो इनमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब मैं टाइपिंग स्पीड से कर सकती हूँ। सर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें है। सर जब मैं अपनी ऑक्यूपेशन चूज करूँगी प्रोफाइल बनाते हुए सॉरी, तो सर मैं उसमें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करूँगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल की करूँगी? मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जी सर ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो करें। और सर स्किल्स जितने भी हमने कीवर्ड्स यूज किए जैसे आपने बताया था, उन आई सब वुड को से कर किसी दूंगा। स्टूडेंट ने अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो आप आयशा शाहिद को हेल्प करें, ताकि इसको पता चले मैंने कौन कौन से स्किल्स बताए थे, प्लस अपने राइटिंग वाले भी डालना उसके बीच में, ठीक है। जी सर। जी सर अच्छा थैंक यू सुनो सो मच। आयशा, आप दो जी सर। ऑक्यूपेशन ऐड कर सकती हो, पता है। जी सर। सर नहीं, ये मुझे नहीं पता था। तो आर्टिकल एंड राइटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग दोनों ऐड करते हैं, ठीक है, जी सर ठीक है कोई सर। टेंशन नहीं। जी सही सर हो गया। थैंक जी सर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी हिफ्जा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं हिफ्जा बात कर रही हूँ सियालकोट से। तो यस। मेरा क्वेश्चन था कि मैं दिन के टाइम तो जॉब पे होती हूँ, ये 8 to 6 मेरी जॉब है। तो मैं इस तरह से क्लासेस लेती हूँ कि मैं सुन तो सब कुछ रही होती हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में उस चीज़ को देख लेती हूँ ग्रुप में जाके कि क्या चीज़ थी और क्या नहीं। तो इस तरह से लेक्चर प्रिपेयर कर लेती हूँ। लेकिन कल ई रोजगार की तरफ से मुझे कॉल आई थी कि आप लेक्चर नहीं ले रही, जबकि मैंने सिर्फ 2 क्लासेस मिस की हैं। तो सर ये ऐसा क्यों है? यस, को आपको कोई नाराजगी तो नहीं चल रही रोजगार से बचपन में। नहीं नहीं सर। समथिंग होता है ना, बचपन में कमेटी डालते हैं, टाइम पे कमेटी नहीं देते तो इश्यूज बन जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, अम्मियों ने कमेटी डाली होती है फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक दफा मेरी एक लड़के से लड़ाई हो गई, ठीक है। अच्छा। तो वो लड़ाई जब हद से ज्यादा बड़ी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उसको घुमा के एक दी। तो मैंने उसको घुमा के दी, तो पहले तो वो घूमा, और वो घूम के कहता है कि मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा। मैंने कहा क्यों नहीं मार रहा। उसने कहा इसलिए क्योंकि मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी के साथ कमेटी डाली हुई है। तो ऐसा नहीं था। ठीक हो गया। देखें इशू ये है
कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू टेक अ क्लास इज 45 मिनट्स। यस। ठीक है, सम डे मेरा लेक्चर 1 घंटे का होता है। जी अब लेक्चर मैं 1 सवा घंटे का क्यों लेता हूँ? क्योंकि अगर मैं ज्यादा कराऊंगा तो आप लोग फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो। ठीक है, जी इतना पढ़ा रहा हूँ जितना आप इजीली अब्सॉर्ब कर सको, बर्दाश्त कर सको। ठीक है, जी तो आप पूरी क्लास नहीं, और अगर आप पूरी क्लास ले नहीं है, ठीक है, जी तो फिर आप उनको मैसेज करके बताएं कि आई हैव टेकन ऑल द क्लासेस, तो जी मुझे बताइए कि व्हाई आई एम फेसिंग दिस इशू। ये जी भी सर, देखें मैं आपको तो वगैरह सब सारा चीज फिर से दोबारा क्वेश्चनियर बताएं। सेशन जो है वो भी सारा सुनती हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ सकती है जो इन क्वेश्चन के आंसर में सॉल्व हो सकती है। But that is so nice if you are taking lecture properly। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मतलब अगर लेना भी छोड़ दें, कुछ भी ना करें, बट द गुड थिंग इज विद जॉब यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट दिस थिंग एज वेल। अगर आप इसमें जी एफर्ट्स पुट करें यू विल गेट बेनिफिट। तो आप बात करें, आप उनको एक मैसेज या ईमेल करके बताएं आई एम टेकिंग, तो आप काइंडली एक बार दोबारा चेक करें मेरा मैटर जो है। ठीक है, जी और यहाँ से ऑनवर्ड फिर आप उनसे डिस्कस कर लिया करें कि अब मेरी क्या स्टेटस है, क्या सब चीजें ठीक है या नहीं। ठीक है, सर, मेरा सेकंड इशू ये है कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, तो मेरा जो पासवर्ड फाइवर का और जीमेल का दोनों सेव थे विंडो में, यानी कि लैपटॉप के अंदर ही सेटिंग में, तो वो विंडो क्रैश हो गई है और दोनों चीजें मेरे पास नहीं है। अब मैं जीमेल रिकवर कर रही हूँ, वो हो नहीं रही, और फाइवर कितनी का गलत बात है, अकाउंट। आपको जीमेल का पासवर्ड ही नहीं पता तो बंदा आपका लैपटॉप चोरी करके ले जाए तो आप ईमेल लॉगिन ही नहीं कर सकते। अब इसमें मैं क्या कहूँ? सर, पहले जो मेरे ईमेल शायद मैं 10 यूज से कर ज्यादा रही हूँ। पासवर्ड हैं हिफ्जा, मेरी शायद 20 से ज्यादा ईमेल्स हैं, मुझे सब ईमेल्स में पासवर्ड फिंगर टिप्स पे याद है। अच्छा। तो सर, वो अब दिस ऐसा इज प्रॉब्लम हो गया कि अब मैं दिस उस इज फाइव। दिस सुने, दिस इज अ वर्स्ट अप्रोच दैट यू डोंट रिमेम्बर योर पासवर्ड। मैं तो लैपटॉप में पासवर्ड सेव ही नहीं करता। इट्स नॉट सेफ टू सेव योर पासवर्ड इन योर लैपटॉप और ब्राउजर। पासवर्ड ऐसी चीज है जो आपको अपने माइंड में सेव करनी चाहिए। जी। ठीक है, तो सर, अगर मैं दूसरी जीमेल बना के अब नया अकाउंट बनाती तो हूँ तो वो दूसरी तो क्यों फिर बनाती है, सेव पहली को नहीं होगा। रिकवर करें ना, उसमें फोन नंबर तो डाला होगा ना। सर, मैं वो फोन नंबर भी डाल रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि ये जीमेल आपसे कनेक्टेड नहीं है। फिर क्या करें, आप दुआ कर सकते हैं, आई कैन और नॉट डू फाइबर इट। का अकाउंट फिर जब तक वो इस लैपटॉप पे मैंने किया हुआ है डीएक्टिवेट ना करूँ तब तक दूसरा नहीं बना सकती। डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, बस दोबारा लॉगिन नहीं कीजिएगा। फाइबर का भी लॉगिन नहीं हो रहा। नो सर। देखिए, इफ्जा पासवर्ड और ईमेल्स को याद रखना सीखें। ये वो चीज़ है जिसमें मैं ना बच्चों को गुस्सा करता हूँ, वो अकेली चीज़ ये है क्योंकि आज इशू नहीं है, कल आपके अकाउंट में $5,000 पड़े होते और आप पासवर्ड भूल देती हैं, आप क्या करती हैं? ठीक है, तो उसके जी बाद सर। आपको ऐसा धक्का लगता है ना कि आप अपना नाम भूल जाती हैं, आप पासवर्ड कभी ना भूलती। तो मैं आपको ऐसे धक्कों से बचाना चाहता हूँ। ठीक है, जी अब जब भी ईमेल बनाएं उसमें अपना फोन नंबर, रिकवरी फोन नंबर भी डालें और रिकवरी ईमेल एड्रेस भी डालें और सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी उसमें ऐड करें, ताकि अगर इशू आ रहा है तो आप इन चारों के थ्रू अपने अकाउंट को ठीक रिमेंबर है। कर सकें। अब ना आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर याद है, ना आपने रिकवरी ईमेल डाला, ना आपने रिकवरी फोन नंबर डाला, ना आपने प्राइमरी फोन नंबर डाला, नहीं डाला ना। नहीं। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। नए ईमेल में ये सारे काम करें। ठीक है, जी ठीक है। ये गलती दोबारा नहीं करनी वरना आपके साथ नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए नया कोशिश करें उसी को सेट करने की, नहीं होता तो नया बनना। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, और थैंक यू सर। पासवर्ड याद रखें फिर। जी, अब मैं अपनी डायरी में नोट कर लूंगी। डायरी में नहीं, दिमाग की डायरी में भी सेव करना है ना, जी डायरी भी जी गुम सकती है फिर। जी ठीक है। हमें कितने ब्रांड्स के नाम आते हैं, सना सफीना पे जाओ, लॉन का स्टफ आया हुआ है, हमें ये भी पता होता है कितने परसेंट ऑफ है, अगस्त के महीने में कितने परसेंट ऑफ होता है। मैं जब लेडीज से बात करता हूँ ना तो उनको ये भी पता होता है कौन से महीने में किस ब्रांड पे कितना परसेंट ऑफ होगा। ठीक है, वो दूर से जी कपड़ा देखती है, उनको पता चल जाता है इसका स्टफ क्या है। हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ती चीजें। मेक इट आल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रायोरिटी। ठीक है, ठीक है सर। चले, थैंक यू। ओके। जी आमना नसीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर आपसे पूछना था कि गिग का टाइटल कल मैंने बनाया, तो वो आपने कहा था ना कि सारे कीवर्ड्स एंटर कर देने हैं, तो फिर वो हाँ। यूआरएल आपका बन जाता है। सर पहले मैंने यही सारा कीवर्ड सारे ऐड किए, वो यूआरएल बन गया। लेकिन सर वो जब जाती हूँ उस पे एडिट पे, तो आई विल डू वो नहीं लिखा जा रहा, वो नीचे आ रहा है कि ये नहीं आप लिख सकते। आई और विल डू ऑलरेडी लिखा आ रहा है ना बैकएंड पे। अब ना टाइटल के पीछे आई विल जो है ना, आई विल हम्म इज रिटन बाय डिफॉल्ट। आई विल से आगे आपने लिखना है, डू से आप लिखिए। सर डू से भी लिख रहा हूँ, वो डिफॉल्ट में अब यही आ रहा है कि जो ड्राफ्ट है ना, सॉरी ड्राफ्ट है ना, उसमें यही लिखा आ रहा है कि आई विल डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट वेब रिसर्च। वो फिर डिलीट कर दूं गिग जो है? नहीं, आई विल क्या आ रहा है? आई विल डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट्स तो और मतलब आई विल वेब डाटा रिसर्च। एंट्री विर्चुअल असिस्टेंट, ये सारा कुछ क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कीवर्ड्स डाले हैं, ठीक है। जी सर। अब आप उसको जब सेव करेंगे वो आपका यूआरएल बन जाएगा। सर सेफ जब वो मैंने किया यूआरएल था। बन गया तो दोबारा उस पेज पे आके अपने टाइटल को चेंज करें और उसको कर दें आई विल डू डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारी चीजें। जी सर, वो एडिट कर ही होता है ना, वो मैं आ रही हूँ कर रही हूँ, लेकिन वो सर हो ही नहीं रहा, वो नीचे लिखा आ रहा है कि यहाँ लिखना ही नहीं है आई विल डू टाइटल में। तो आपने आई विल डू भी लिखा टाइटल में? नो सर, पहले नहीं ना लिखा, पहले आपने यही कहा था ना कीवर्ड्स ऐड करके, तो वो पहले नहीं यूआरएल लिखा, बन अब क्या लिख गया। रही हैं हाँ, आप? अब दोबारा एडिट करके ना, तो फिर लिख रही हूँ आई विल डू, जो तो सर आई आपने विल लिखा नहीं होता। लिखना ना, तो टाइटल के फिर डू पीछे लिखना है। डिफॉल्ट लिखा आ रहा है। टाइटल के पीछे देखिए हल्का सा आई विल लिखा हुआ है, देखिए आप। हाँ जी सर, लिखा हुआ है डिफॉल्ट के नीचे। फिर आई विल दोबारा होगा तो होगा आई विल डाटा एंट्री, आई विल डू डाटा एंट्री। जब आई विल पहले से लिखा हुआ तो दोबारा क्यों लिख रहे अच्छा, फिर डू से लिखना स्टार्ट करूँ? हैं? हाँ, डू से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और सर ये जो सारे मैंने एलिमेंट्स जो 4 स्टेप्स थे रिक्वायरमेंट्स तक, वो मैंने कल लिखकर सेव किए, लेकिन वो जब दोबारा सेव और प्रीव्यू करती हूँ, वो क्योंकि मैंने इमेज अभी नहीं थी लगानी, तो वो जब पीछे में आई तो सारा फिर डिलीट हो गया, वो कहते दोबारा से लिखें सारा फिर। सेव नहीं किया था ना आपने? सर सेफ एंड कंटिन्यू जो नीचे आया वो मैंने करती गई साथ साथ, जो जो स्टेप्स होते रहे ना, आपका इंटरनेट ओवरव्यू। डिस्कनेक्ट हो गया होगा उसमें। सर क्या समझ नहीं आई आपकी? गिग की बात कर रही है ना? हेलो, जी सर। आप गिग की बात कर रही हैं, गिग की? हाँ जी सर, गीक की बात कर रही हूँ। तो गिग में सेव भी किया करें, सेव एंड कंटिन्यू भी किया करें, ऊपर सेव एंड प्रीव्यू पे भी क्लिक कर दिया करें। तीनों पे क्लिक करेंगे तो एक नएगा तो हो जाएगा। समटाइम क्या होता है, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो चीज फिर गायब हो जाती है, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक यू। चलिए थैंक यू। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसा कोई लेक्चर रिलेटेड क्यूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपसे ओपिनियन टाइप चाहिए। सर अब ये है कि मेरा क्या बीएस ओपिनियन कंप्लीट हो। चाहिए? आज बिरयानी बनानी चाहिए या कोफ्ते बनाने चाहिए? नहीं तो सर, बिरयानी करियर बनाए लेकिन रिलेटेड। ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाइएगा, अच्छी नहीं होती। सर अब इसमें मतलब ना एसईओ में मेरा अभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, हालांकि मेरी जो 4 साल की डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो कंप्लीट हो चुकी है। और 4 साल में मतलब मुझे खुद से था कि सेकंड सेमेस्टर के बाद मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ मुझे हुआ कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखती हूँ, क्योंकि फिर क्या जब हुआ? मैं फिर बताइए, दूसरे सेमेस्टर के बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद सर मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीखी, इस तरह से मतलब फिर ना आप वेब शॉर्ट। डेवलपमेंट में आई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद? सर अभी तक स्टिल ये सिचुएशन है कि कोई मैं नहीं, वेब स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बाद किस चीज का शौक पैदा हुआ? पहले स्टोरी बताएं सारी। फिर सर शौक मतलब यही अभी तक स्टिल ऐसे हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं मैं सिलेक्ट कर पा रही, कभी हाँ, कहीं जंप मतलब कर यह है कि जाती हूँ मेरे भी कभी। डिग्री के 4 साल ऐसे ही गुजर गए थे, सोचते 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 सोचते। हाँ जी तो यार एक चीज पकड़, बस सर, एक अब मैं एक ये चीज पकड़ पकड़ो रही और बाकी